हेलो नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल कोड से मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम एक लैंडमार्क ट्रेडमार्क से रिलेटेड इन्फ्रिंजमेंट को मसले को लेकर सामने पेश हो रहा हूं। ये जो मसला है वो एक लैंडमार्क जजमेंट के तहत डिस्कस किया गया है। लैंडमार्क जजमेंट है इस्कॉन इंटरनेशनल वर्सेस इस्कॉन अपीयरल्स प्राइवेट लिमिटेड। और इस्कॉन के बारे में मूलतः सभी को जानकारी है। इस्कॉन एक वेल नोन संस्थान है, प्रतिष्ठान है, जो कि 1966 में न्यूयॉर्क में इसे स्थापित किया गया था या फाउंड किया गया था। भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपादा, इन्होंने इस संस्था को स्थापित किया था, इसका फाउंडेशन किया था। और इस्कॉन देश विदेश में इनके हरे रामा हरे कृष्णा को जो है ये कॉन्सेप्ट श्री कृष्णा मूवमेंट, हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट से ये जुड़ा हुआ है। और देश विदेश में पूरी दुनिया में ये संस्था काफ़ी ज़ोर शोर से हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट को चलाती है। उनके कई सारे मंदिर है, ट्रस्ट है, और उनसे जुड़े ये कार्यक्रम जो है पूरी दुनिया में चलाते हैं, हिंदुस्तान में भी चलाते हैं। और उसी कार्यक्रम के तहत ये इस्कॉन नाम से जो है कई तरह के प्रोडक्ट, टेस्टिमोनियल्स, बुक्स, पीरियोडिकल्स, एडवर्टाइजमेंट, ये इस्कॉन नाम से बेचते हैं। इस्कॉन का जो एम्बलम है वो एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। और ये जो 1994 से इस्कॉन जो है बेसिकली इन्होंने कई तरह के प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट, इसके प्रचलन में लाने वाली या रोज़ाना जो यूज़ किए जाने वाली जो डॉक्यूमेंट्स है, एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स है, इसका डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी बाकायदा इन्होंने 1971 से किया है। और 1994 में इन्होंने जो है इस्कॉन का जो एज अ ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो इस्कॉन का जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो इस्कॉन इंटरनेशनल फाउंडेशन के पास है, वो इसका प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड है। अब आते हैं ये कंपनी जो है इस्कॉन अपीयरल्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एक कंपनी फॉर्म की जिसके फर्स्ट नेम से ही मालूम पड़ता है कि ये इस्कॉन जो नाम है वो हूबहू कॉपी किया। और ना ही सिर्फ नाम कॉपी किया, इन्होंने ट्रेडमार्क भी कॉपी किया। और इस्कॉन अपीयरल्स अपने तहत काफ़ी मर्चेंडाइजिंग प्रोडक्ट्स को बेचता था, यानी कि वो इस्कॉन नाम का दुरुपयोग करके, हूबहू कॉपी करके, वो उसी नाम के तहत लोगों को ये कंफ्यूज करते हुए आइडेंटिकल प्रोडक्ट जो अपीयरल्स वगैरह होते थे उसको वो बेचता था। तो वो अपने वेबसाइट पे काफ़ी वगैरह लिस्टिंग करके इस चीज़ को मार्केट में बेचते थे। अब होता यूँ है कि इस्कॉन को इसके बारे में 2020 में जब मालूमात पड़ती है, जब वो ऑनलाइन सर्च करते हैं तो उन्हें ये पता पड़ता है कि इस्कॉन अपीयरल्स करके ये कंपनी है जो हूबहू इस्कॉन एम्बलम का, जो कि इस्कॉन फाउंडेशन का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, 1994 से 1971 से जो भी ये एम्बलम का जो डे टू डे उनका यूज़ होता था, प्रचारण होता था, प्रसारण होता था, एडवर्टाइजमेंट होती थी, मार्केटिंग होती थी, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो है 1971 से ये उन्होंने बाकायदा संजोए रखा था। और इस्कॉन इंटरनेशनल फाउंडेशन के पहले इस्कॉन का नाम कोई और यूज़ नहीं करता था, यानी कि इस्कॉन इंटरनेशनल फाउंडेशन के पहले इस्कॉन का कोई प्रायर यूज़र नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन ही था जो इसे यूज़ करता था, जो सब्सिक्वेंटली 1994 आते आते ये जो है रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर बनता है इस्कॉन ट्रेडमार्क का। अब इसी इस्कॉन ट्रेडमार्क के नाम के तहत उसका जो
दुरुपयोग करते हुए, कॉपी करते हुए इस्कॉन अपैरल्स जो है मार्केट में मर्चेंडाइजिंग प्रोडक्ट लाता है, जो ऑनलाइन सर्च के द्वारा जब इस्कॉन इंटरनेशनल को पता पड़ता है तो वो उन्हें सीज एंड डिजिस्ट नोटिस भेजता है कि सीज एंड डिजीज नोटिस वो होता है कि आपको जब पता पड़ता है कि कोई आपका ट्रेडमार्क, चाहे आप प्रायर यूज़र कॉन्सेप्ट पे जाओ या रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर के कॉन्सेप्ट में जाओ, आप सामने वाले को इतला करते हो, नोटिस में लाते हो कि आप गलत तरीके से जो ट्रेडमार्क है, उनका जो ट्रेडमार्क है वो आप उसे यूज़ करके या तो डायरेक्टली इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो या आप वो एक जो प्रायर यूज़र ट्रेडमार्क ओनर है उनके ही ट्रेडमार्क को कॉपी करते हुए आप एक पासिंग ऑफ एक्शन का केस करते हो कि आप उनके गुडविल को पास ऑन करके जो पब्लिक है उनको डिसीव कर रहे हो और एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, तो इसीलिए पासिंग ऑफ एक्शन बनता है। इसलिए लिहाज से आप सीज एंड डिजीज नोटिस सामने वाले को देते हो। तो वैसे ही सीज एंड डिजीज नोटिस जो है ये इस्कॉन इंटरनेशनल फाउंडेशन जो है वो इस्कॉन अपैरल को देता है। नोटिस उनको सर्व होती है लेकिन उसका संज्ञान वो लेते नहीं है, यानी कि मतलब पूरी तरह से वो खामोशी बरकरार रखते, कोई रिप्लाई वगैरह नहीं करते। अब उसके बाद में फिर जो होता है नेक्स्ट कदम जो है, इस्कॉन इंटरनेशनल बॉम्बे हाई कोर्ट में सूट फाइल करता है इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ एक्शन के लिए, जिसके तहत ये प्रेयर किया जाता है कि इस्कॉन अपैरल्स को ये रोक लगाई जाए कि वो किसी भी तरह से किसी भी रूप में इस्कॉन जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसका वो यूज़ ना करे और उस इस्कॉन ट्रेडमार्क को यूज़ करते हुए वो कोई प्रोडक्ट जो है मार्केट में ना बेचे, ना लाए, इस तरह का सूट फाइल किया जाता है। अब ये मसला जब बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस कोलाबावाला के सामने आता है तो जस्टिस कोलाबावाला एक मौका देते हैं डिफेंडेंट को नोटिस करवाने का। तो इसके तहत वो प्लेंटिफ्स के एडवोकेट को कहते हैं कि आप वापस दोबारा जो है डिफेंडेंट उनको नोटिस सर्व कीजिएगा। अब इसी बीच ये होता है कि जैसे कि सीज एंड डिजीज नोटिस जो है वो इस्कॉन अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड को मिलती है, तो वो रिप्लाई तो नहीं करता, लेकिन नोटिस मिलने के बाद में वो अपनी कंपनी का नाम जो है वो बदल कर एलिस स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एलिसेस स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसमें वो चेंज कर देते हैं। और जो कि उनका प्रायर नेम था इस्कॉन अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड, वो नेम चेंज करके वो एलिसेस स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ये नाम बदल देते हैं। सूट भी जो फाइल होता है तो उसमें जो है एलिसेस स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो है फॉर्मली नोन एज इस्कॉन अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसी तरह से उसकी जो टाइटल में डिस्क्रिप्शन थी वही होती है। तो जस्टिस कोलाबावाला जो है एक एज अ प्रिकॉशनरी मेजर करके प्लेंटिफ को एडवाइस करते हैं कि आप दोबारा से उन्हें इंटीमेट कीजिए कि ये मैटर जो है आपके खिलाफ फाइल हुआ है इन्फ्रिंजमेंट एक्शन के लिए, और ये मैटर अगली तारीख यानी 6 मार्च को इसकी सुनवाई होनी है, तो आप इसमें आपका अगर कोई से है तो आप सामने पेश हो सकते हो। तो इसी तहत जो है जो प्लेंटिफ्स के काउंसिल थे यानी कि इस्कॉन इंटरनेशनल के जो काउंसिल थे वो दोबारा से नोटिस इशू करते हैं डिफेंडेंट को, जो इस्कॉन अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड जो फॉर्मली नोन कंपनी थी, जो कि नेम चेंज करके एलिसेस स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनी थी, तो उनको वापस दोबारा नोटिस करते हैं और इंटीमेट करते हैं कि इस तरह की याचिका, इस तरह का पिटिशन इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल हुआ है और इसकी सुनवाई जो है जस्टिस कोलाबावाला के सामने होनी है, और ये 6 मार्च 2020 को इसकी सुनवाई होनी है, तो आप उसमें आप अपना जो पक्ष है वो रख सकते हो। लेकिन वो इसके बावजूद भी कोई भी रिप्रेजेंटेशन डिफेंडेंट की तरफ से नहीं होता है। तो उसके बाद में जब प्लेंटिफ्स का जो केस सुना जाता है तो सेक्शन 11(6) और सेक्शन 11(7) ये जो है इसके तहत वो कौन से मार्क है जिसे वेल नोन ट्रेडमार्क के कॉन्सेप्ट में लाया जाता है, उसके बारे में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, यानी कि वो जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जियोग्राफिकल प्रेजेंस होना चाहिए, और
उसकी एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, टेस्टिमोनियल्स, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन पूरी दुनिया में किस तरह से, उसके मुताबिक ये तय किया जाता है कि कौन सा मार्क जो है वेल नोन ट्रेडमार्क के कॉन्सेप्ट में आएगा। वेल नोन ट्रेडमार्क का जो है अपने आप में डेफिनेशन है, वो सेक्शन 21ZG ट्रेडमार्क्स एक्ट में आता है। तो वेल नोन ट्रेडमार्क वही होते हैं जो पूरी दुनिया में प्रचलित है, पूरी दुनिया में उनका प्रेजेंस है, और वो उनकी जो अपनी ख्याति है वो पूरी दुनिया में इस तरह से है कि वो अपने आप में एक ब्रांड जो है वो प्रचलित ब्रांड हो चुका है। तो कौन से वो वेल नोन ट्रेडमार्क के कॉन्सेप्ट में आते हैं, तो मैं उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताना चाहूँ तो पेप्सिको आता है, बाटा आता है, कोका कोला आता है, और एप्पल, गूगल, जॉनी वॉकर। तो ये जो ब्रांड नेम है, ये जो ट्रेडमार्क्स है, कोलगेट, पामोलिव, ये जो ट्रेडमार्क्स है, टाटाज, ये जो ट्रेडमार्क्स है वो वेल नोन ब्रांड के कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो क्योंकि इनकी प्रेजेंस जो है पूरी दुनिया में है, जियोग्राफिकल प्रेजेंस जो है क्रॉस बॉर्डर है इनकी, पूरी दुनिया में इनका जो प्रोडक्ट है ख़रीदा बेचा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस लिहाज से ये वेल नोन मार्क के कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो उसी लिहाज से इस्कॉन भी जो है वो वेल नोन ट्रेडमार्क के कॉन्सेप्ट में फिट होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2G के डेफिनेशन के अंदर फिट बैठता है, और जो भी इंग्रेडिएंट्स है वेल नोन मार्क के सेक्शन 11 और सेक्शन 11(7) सबसेक्शन 7 ट्रेडमार्क्स एक्ट के, उसमें ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस्कॉन के मामले में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। तो इस लिहाज से ये वेल नोन मार्क के कॉन्सेप्ट में आता है। तो इस लिहाज से क्योंकि डिफेंडेंट की तरफ से सीज एंड डिसीज नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं आया था, रिसीव होने के बावजूद भी सूट जो फाइल होता है इन्फ्रिंजमेंट का, उसकी कॉपी सर्विस होती है, इंटरिम रिलीफ के लिए जो याचिका दायर की जाती है उसकी कॉपी सर्विस होती है, कोर्ट की तरफ से वापस जो है एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे वापस एक बार इंटीमेट किया जाता है कि इस सूट की सुनवाई ये तारीख को होनी है। इतने सारे कोशिशों के बावजूद भी डिफेंडेंट की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। तो ये जो है मैटर फाइनली इस्कॉन के फेवर में रिलीफ ग्रांट करते हुए इस्कॉन के ट्रेडमार्क को कोई भी डिफेंडेंट ही नहीं, कोई भी जो है वो मिसयूज़ नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता खुद के बेनिफिट के लिए, जिसके तहत वो उस ट्रेडमार्क को यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट को गलत तरीके से उस ट्रेडमार्क के यूज़ करते हुए वो मार्केट में बेच या ख़रीद नहीं सकता। तो पूरी तरह से मनाही जो है इस्कॉन के ट्रेडमार्क को यूज़ करने में इस्कॉन के इंटरनेशनल फाउंडेशन के अलावा कोई और व्यक्ति, और ख़ास करके ये जो डिफेंडेंट है उन्हें ये जो मार्क यूज़ करने में पूरी तरह से मनाही कर दी गई। तो ये मसला जो है इस्कॉन इंटरनेशनल वर्सेस इस्कॉन अपीयरेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें जस्टिस कोलाबावाला ने सेक्शन 11(6) और सेक्शन 11(7) का हवाला देते हुए इस्कॉन को एज अ वेल नोन ट्रेडमार्क के कॉन्सेप्ट में लाते हुए ये रिलीफ जो है उनके फेवर में दी। और डिफेंडेंट जो है इस्कॉन अपीयरेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने बाद में जाके अपना नाम ही चेंज कर दिया एलाइसिस स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, उन्हें मनाही कर दी गई कि आप इस्कॉन का ट्रेडमार्क जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से ये बहुत ही लैंडमार्क केस होता है। और इसी के साथ ये जो है वीडियो मैं आज का समाप्त करता हूँ। कल मैं फिर मिलूँगा एक और मसले को लेकर जो कि अपने आप में काफ़ी प्रचलित और लैंडमार्क जजमेंट कहलाया जाएगा। और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलूँगा एक अलग जजमेंट को लेकर। तब तक के लिए विदा, थैंक यू, धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहोगे। और फिर एक बार आप सभी का मैं धन्यवाद देते हुए विदा लेता हूँ। फिर कल मिलूँगा, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।